हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रेटजी रणनीति पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पीआरटी की अगर हम लोग बात करें 1 to 5 कक्षा की बात करें, पहला से लेकर 5वीं कक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा तो हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, एक बार में हमारी वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि 100 हम पार कर सके। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं और आप लोग का डिमांड भी था कि स्ट्रेटजी पे बात होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, कोई भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है और उनके लिए होना जरूरी है जो लोग इसका तैयारी करते हैं। यदि आप 1 to 5 का तैयारी करते हैं और आपके दिमाग में इस बार चल रहा होगा कि 4.0 हमारे लिए लास्ट है और हम इसको लेकर ही रहेंगे, तो आपको ये काम करना ही चाहिए। ये जो काम है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं वो काम होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को समझना जरूरी है कि 100 पार कैसे होगा। पढ़ने के लिए आपके पास किताबों का संदर्भ भी कम नहीं होगा और किताबों की संख्या भी कम नहीं होगा। तो ज़्यादा किताब खरीद लेने से और ज़्यादा मटेरियल खरीद लेने से अगर 100 पार कर जाता तो लोग समझिए कि बोरा में और बैग में कस के किताब अपने रूम में पैक कर देते। इससे नहीं होता। 100 कैसे पार होगा, तो देखिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है जो आप तैयारी करते हैं। सबसे पहला, यदि आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, 9 10 का कर रहे हैं, 11 12 का कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वह प्राथमिकता हो जाएगा तीनों चरण में और री एग्जाम में जो भी पेपर हुआ है उन पेपर को कम से कम 1 से 2 दिनों तक आप उसका कम से कम मूल्यांकन करिए, स्टडी करिए और स्टडी करने के बाद ये समझने की कोशिश करिए, कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये होना जरूरी है। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इसका हम एक कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। यदि आप तीनों चरण का मूल्यांकन करेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस है ना, मैथ, रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कितने पहला, दूसरा, तीसरा चरण में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले है ना, हमने तीनों पेपर का मूल्यांकन किया, एग्जाम का मूल्यांकन किया, उसके बाद हमें ये समझ में आया कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाए। उसके बाद जब भी आप बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस आपको दिया गया है, अब सिलेबस को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगा। क्यों कठिनाई नहीं होगा? क्योंकि आप अब पैटर्न समझ गए। अब आप परीक्षा में जो भी पेपर हुआ है उन प्रश्नों को अब आपको समझ चुके हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न और कौन कौन सब्जेक्ट से कहाँ से पूछे जाते हैं। अब उसके बाद जब आप सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है, अच्छा ये सिलेबस से इतना प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा होना चाहिए सिलेबस और प्रश्न जो पूछा गया है बीपीएससी में, जो टीचर एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हमने देख लिया, समझ लिया। देखने समझने के बाद अब हम अपनी रणनीति पे काम करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है 100 पार करे। 100 कैसे पार करेगा, अब हमारा रणनीति कैसा होना चाहिए, सबसे जरूरी है। और इस पर अगर आप काम करते हैं, यदि इस पर आप एक बार काम करिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से, है ना, यानी कि 3 से 4 महीनों के बीच में जो एग्जाम था, कोई भी आदमी अगर इस रणनीति पे काम करेगा तो एक सीट कन्फर्म होगा, निश्चित तौर पे गारंटेड रहेगा, एक सीट उसके हक में रहेगा, रुक ही नहीं सकता। उसका सिलेक्शन 2 नंबर 4 नंबर से, जो हमेशा आप लोग कहते हैं कि मेरा रुक गया, नहीं हो पाया, यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा। एकदम इस रणनीति को आप जरूर, है ना, जैसे जब पढ़ना हो आपकी मर्जी है। किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को अच्छा लगता है, किसी को रात को अच्छा लगता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन रणनीति सभी को फॉलो करना पड़ेगा। वो रणनीति है आपकी, सबसे पहला जो रणनीति है वह होगा
सेल्फ स्टडी का। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहला दिमाग में यही आएगा कि अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, 100 पार करना है, 90 पार करना है। दिमाग में हमने सेट कर लिया कि हमको इतना कंप्लीट करना है। अब इसके लिए हमारे पास क्या रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहला, यदि आप इतिहास का तैयारी कर रहे हैं, इतिहास का तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री में आप ये बात समझ गए कि हमको मॉडर्न इंडिया से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में ये भी आपको, है ना, मतलब उल्लेखित किया है कि आपको सिर्फ 1857 की क्रांति और इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। जब आपको ये बात पता चल गया कि हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, तो हमें अब ये दिमाग में चलना चाहिए कि आखिर वो कौन सी सटीक किताबें हैं, आखिर वो कौन सी सटीक किताबें हैं जहां से पीआरटी में जितना भी चरण हुआ है, 3 चरण हुआ है, तीनों चरण में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले उन प्रश्नों के, उन किताबों के बारे में सोचेंगे। तो जब आपको पूरा स्टडी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक किताब है, वह है आपके बिहार सरकार की किताब। बिहार सरकार की जो किताब है, जिसको हम लोग SCERT का किताब कहते हैं, SCERT का किताब कहते हैं, SCERT का किताब। 10 किताब खरीदने से अच्छा है ना। पटना में देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, फलाना नोट्स, उसका नोट्स, इसका नोट्स। कौन ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जिसका नोट्स उसके पास नहीं होगा। डर है, विद्यार्थियों को डर है, जिसके वजह से सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 नोट्स होता है, 5 नोट्स होता है, और आलतू फालतू की 2-4 किताबें भी हो जाती है। लेकिन सटीक किताबें जिनके पास होगा वही इसे कंप्लीट करेंगे। तो हमें अगर इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा, हमको SCERT के बुक को ही अपना संदर्भ बनाना है। SCERT का बुक है, इसी को संदर्भ बनाना है। तो यदि आप SCERT के बुक को संदर्भ बनाते हैं और प्लस जो हम लोग बात कर रहे हैं वह हो जाएगा NCERT का, यानी कि SCERT और NCERT का अगर संदर्भ हम लोग बना दें यहाँ पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप SCERT और NCERT आप पढ़ चुके हैं और ये SCERT NCERT पढ़ने के बाद अगर कहीं नोट्स जो आप खुद बना रहे हैं या कहीं से आपको उपलब्ध हो जाए, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा नोट्स हो जिसका पैटर्न और जिसका आधार NCERT SCERT हो, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद जो विगत वर्षों में पूछा गया जो BPSC के द्वारा जो प्रश्न है, जैसे सारा का सारा प्रश्न आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन में मिल जाएगा, घटना चक्र के पूर्वावलोकन में मिल जाएगा। यदि आप उसको बना लेते हैं तो फिर आपको कहीं सोचना नहीं होगा, आपका 100% यहाँ से प्रश्न रहेगा तो रहेगा। पहली बात। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वह हो जाता है ना, ज्यादा किताब नहीं, ज्यादा किताब बिल्कुल नहीं पढ़िए। ज्यादा किताब पढ़िएगा, ज्यादा नोट्स पढ़िएगा, समय ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग पीआरटी की बात करें तो 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 1 माह का टाइम दिया जाए तो 1 माह का टाइम मतलब 9 माह का टाइम होता है, और आपके पास 3 से 4 माह का टाइम है ना, 3 से 4 माह का टाइम। इसलिए ज्यादा किताबें संग्रहित मत करिए और ज्यादा नोट्स के पीछे पागल मत होइए। एक ही बुक्स जो सटीक किताबें हो, एक ही नोट्स जिस पर आपका भरोसा हो, उसको ज्यादा से ज्यादा, एक ही किताबों को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा बार, है ना, उसको स्टडी करने के बारे में सोचिए। एक ही किताब हो जिसको बार बार पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं कि 10 किताबों को अलग अलग तरीके से पढ़िए तो टाइम भी जाएगा और आपके पास कमांड भी नहीं होगा। यदि आप एक किताब को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट या कोई भी टॉपिक को आपसे गड़बड़ नहीं होगा, छूटेगा नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, मैराथन देखने लगते हैं, महामैराथन देखने लगते हैं, प्रैक्टिस सेट के पीछे पागल हो जाते हैं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भूल करके भी गलती नहीं करिएगा।
यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, यदि आपका स्टडी मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए, सेल्फ स्टडी करिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब जरूरी होता है कि आप मैराथन करें, है ना, आप मैराथन करें या महा मैराथन करें या है ना, या आप प्रैक्टिस सेट लगा बाद की बात है। यानी कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब आप महा मैराथन के चक्कर में पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो कोशिश आप करिए यहाँ पर कि डेली जो टॉपिक वाइज है उसका स्टडी किया जाए। डेली, है ना, डेली जो है वह टॉपिक को वाइज जो है वह स्टडी किया जाए। टॉपिक वाइज सबसे पहले स्टडी कर लीजिए, और स्टडी करने के बाद इसके संदर्भ यानी कि प्रत्येक टॉपिक का, यदि मानते हैं कि आपने कांग्रेस पढ़ा, तो कांग्रेस पढ़ने के बाद जितने भी प्रश्न कांग्रेस से पूछे जाते हैं, है ना, जितने भी प्रश्न कांग्रेस से पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को बनाइए और आगे बढ़िए। उन सारे प्रश्नों को बनाइए और आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे में अगर कांग्रेस को सॉल्व करना है, तो विगत 10 से 12 सालों में जो बीपीएससी से सवाल पूछा है कांग्रेस के संदर्भ में, उन सारे प्रश्नों को बनाइए, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लगेगा कि अब हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, है ना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिएगा, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे, है ना, पावरफुल चीज आपको बता रहा है, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उठने के बाद लगभग 2 से 3 घंटा जो आपने पढ़ा था, यानी कि कल को करके जो आपने पढ़ा था, उन सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, इसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यानी कि 2 से 3 घंटा आपने जो पढ़ा उनको क्या करिए, रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के बाद जब आपका यह रिवाइज समाप्त होता है, तो उस दिन में फटाफट आप अपने टॉपिक का एक डाटा बना लीजिए कि आज हमको इतना पढ़ना है। और उसमें जब आपने इसको कलेक्ट किया, आज दिन का आपने टारगेट लगाया कि आज हमको इतना टॉपिक पढ़ना है, तो बस उस टॉपिक पर एकदम टूट पड़िए। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने के पहले जरूर उसका मूल्यांकन करिए कि आज मैंने जो टॉपिक पे टारगेट किया था कि वह टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वो टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको तय करना है कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से यदि आप पूछते हैं तो हम यही कहेंगे कि सुबह में, यानी कि डेली और प्रत्येक दिन आपका कम से कम करंट अफेयर्स जो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा इस पे आपका समय डेली जाना चाहिए एग्जाम तक। उसके बाद आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, है ना, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई हो, और हो सकता है जीएस का कोई पार्ट हो सकता है आपका पीआरबी में कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं आप, है ना, नहीं तो ज्योग्राफी ले सकते हैं। बस 2 ही, ज्यादा नहीं वर्क करना है। और इसमें टारगेट फिक्स रखिए कि हमको 7 से 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। 7 से 10 दिनों के अंदर कंप्लीट इसको करना है ना, इसको कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद दोबारा जब आप स्टार्ट करेंगे तो 2 से 3 दिन का टाइम रखिए, ताकि इसका, है ना, रिवाइज किया जा सके, बार-बार रिवाइज किया जा सके। यानी कि आपको दिन भर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, और एक आपको करंट जो है उसको पढ़ना है ना। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 1 घंटा मैथ और रीजनिंग के बनाना पड़ेगा। डेली आपको 1 घंटा, है ना, जितना टाइम हो सके 1 घंटा आपको मैथ, है ना, मैथ और प्लस में रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग इसको बनाना होगा। फिर देखिए आपका तैयारी जो है संपूर्ण हो जाएगा। और संपूर्ण होने के बाद आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा 100 पार करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जरूरी इस बात को समझिए कि आपके सारे सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है। सारे सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है। हो सकता है कुछ ऐसे पक्ष हो जाए जहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इतिहास,
ज्योग्राफी, साइंस, है ना, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं सारे प्रश्नों को करने के लिए, मात्र आपको सामान्य कहता है। इसलिए देखिएगा सामान्य अध्ययन है ना यहाँ पर, यानी कि 120 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी के एग्जाम में, और यहाँ पे 9 पेपर पूछा जाएगा, 9 से 10 पेपर मानिए, एक मिसलेनियस को भी डाल लीजिएगा, विविध को डाल लीजिएगा, जो 1, 2, 3 ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 120 में आप चाहे तो 100 पार कर सकते हैं। और इस तरह का ही हम लोग स्टडी जो है, इसी तरह का रणनीति जो है, इसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं। आप कहीं भी पढ़िए, जहां भी पढ़ना है आपको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टारगेट आपके दिमाग में इतना चलना चाहिए, और तरीका जो है, तरीका भी आप खुद से बनाइए। यदि आपको लगता है कि हम इसमें कुछ और परिवर्तन कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 पार करना चाहिए, है ना। लक्ष्य करिए, तरीका हो सकता है तरीका में कुछ आपका बदलाव हो तो बदलाव भी करिए, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। 100 का टारगेट रखिए, टारगेट इतना रखिएगा तब जाकर के वर्क हो पाएगा। 10 से 12 घंटा आपको वर्क देना ही पड़ेगा, 10 से 12 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी के अलावा कोई रास्ता अगर है तो बताइएगा। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको चाहिए एक सीट कन्फर्म चाहिए तो आपको सबसे ज्यादा वर्क सेल्फ स्टडी पर करना ही पड़ेगा। इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर सिर्फ एक गाइड लाइन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी संस्था और दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ नहीं बना सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसीलिए आपका होना बहुत जरूरी है। आप चाहेंगे तभी होगा, आप नहीं चाहेंगे तो हमारे या दुनिया का कोई भी टीचर जो महान शिक्षक भी है वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, और आपकी जुनूनी और आपकी जो सुपर एनर्जी जो है उसका बरकरार होना बहुत जरूरी है ना। तो इस पे अगर वर्क करते हैं तो 100 कोई बड़ी बात नहीं है, और लाने वाले लाते ही हैं। आप ही के बीच से कोई ना कोई मित्र होगा जो जुनूनी होगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगा, जिसका सपना होगा, जिसको लगता होगा कि नहीं कोई इंतजार कर रहा होगा मेरे घर में, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बंधु, कोई भी इंतजार कर रहा होगा। और आपको भी इस बात का अगर दुख होगा कि नौकरी लेना बहुत जरूरी है ना, तकलीफ होगा, तो जरूर इस पे वर्क करिएगा, है ना। 8 से 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाले तो 3 महीने में इतना पढ़ेंगे कि 100 पार उनका हो ही जाएगा, 100 पार हो जाएगा, है ना। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि एक बार खूब मेहनत करिए। 3 महीने की मेहनत पर आपके शरीर पे कुछ होने जाने को नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि आप थोड़ा सा दुबले हो जाएंगे, है ना, दुबले पतले हो जाएंगे, थोड़ा सा, है ना, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, दोस्ती टूट सकती है आपकी, दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा बंद हो सकता है ना। जो भी आपका 4 घंटा बतियाना जो था पहले अब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक सीट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सीट आपका कंफर्म हो जाता है, फिर समझिए कि दुनिया हमेशा आपके साथ ही रहेगी। अभी तो आपको हमेशा संघर्ष में ही रहना पड़ेगा, लीत रहना पड़ेगा। और याद रखिए संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, लेकिन जब आप जीतते हैं, जब उसे हासिल करते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ होती है।